हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, कोरोना संकट के लिए जो लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ था वो आज तक जारी है। आज तो 60 दिन होने जा रहे हैं। चौथा लॉकडाउन 31 मई तक चलेगा। अच्छा, कोई गारंटी नहीं कि 5वीं बार देश में लॉकडाउन होगा या नहीं होगा। 60 दिन में देश ने बहुत कुछ देखा। देश को कोरोना से लड़ते हुए भी देखा और भूखे प्यासे मीलों पैदल चलकर गांव की ओर पलायन करते मजबूर मजदूर को भी हमने देखा। हम ये भी देख रहे हैं कि शहरों से कोरोना गांवों तक पहुंच चुका है। अब सवाल तो उठेगा ही कि जब सारे इंतजाम पुख्ता थे तो मजदूर पैदल क्यों चला, गांव तक कोरोना क्यों पहुंचा। सवाल सिस्टम से है। क्या सिस्टम अपना फर्ज नहीं निभा पाया? कोरोना और लॉकडाउन से उपजी दिक्कतों से निपटने के लिए देश को तैयार नहीं कर पाया? अगर नहीं तो फिर सोचना होगा कि हालात इससे भी ज्यादा अब खराब होंगे तो सिस्टम कैसे बचा पाएगा देश को। यह लॉकडाउन फायदे वाला हुआ या फजीहत वाला? साठ दिन पूरे हुए लॉकडाउन के। 1.25 लाख के पार कोरोना के केस। कोरोना को रोकने के लिए आया था लॉकडाउन। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। कोरोना के रहते ट्रेन भी चली, विमान भी उड़ेंगे। विदेश से शुरू हुआ कोरोना भारत के गांवों तक पहुंचा। लॉकडाउन के नियमों ने जनता को परेशान किया। बार बार बदलते नियमों ने कंफ्यूज किया। कोरोना के चलते खाने को तरसे गरीब। फूटने लगा जगह जगह मजबूरों का गुस्सा। 6 दिन से भूखे हम लोग हैं, तो वहाँ भी डर है, यहाँ भी डर है, हम लोग मर जाएंगे। 4 औरत है, 5 बच्चे हैं, सबकी हालत खराब है, सब रो रहा है। 3 आदमी हम लोग आ रहे भूखे में, हम लोग के लिए कुछ नहीं है। विपक्ष ने उठाए लॉकडाउन पर सवाल। आइडिया है कि भाई लॉकडाउन हो गया तो बात बन गई। नहीं, लॉकडाउन हुआ तो बात नहीं बनी है, बात पोस्टपोन हुई है। बीजेपी ने किया विपक्ष पर ताबड़तोड़ प्रहार। हमारा सबका प्रयास होना चाहिए था कि हमें जो भी दिशा निर्देश हैं, और जो दिशा निर्देश हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के दिशा निर्देश नहीं होते बल्कि सरकार के होते हैं, और सरकार के दिशा निर्देश लोगों के सरोकार से जुड़े हुए होते हैं, लोगों की सेहत और सलामती से जुड़े होते हैं। उसको जो है वो जिन लोगों ने मुस्तैदी के साथ, मजबूती के साथ, जिसका अनुशासन के साथ, संयम के साथ पालन कराया, वहाँ पर जो है वो हालात बहुत बेहतर हैं। देश के हालात ने देश को डराया। अभी हैं ऐसे हालात और बिगड़ी बात तो क्या करेगी सरकार? क्या कोरोना से लड़ने में सरकारी तंत्र फेल रहा? लॉकडाउन से फायदा या फजीहत? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपका परिचय खास मेहमानों से कराती हूं। मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन साहब मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ अभय दुबे जी आज की इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ उमेश सहगल जी हैं, पूर्व मुख्य सचिव दिल्ली, और साथ ही पूर्व डीजीपी यूपी एके जैन जी आज की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं चर्चा शुरू करूं उससे पहले मुझे लगता है कुछ सवाल हैं, इन सवालों पर आपको नजर डालनी चाहिए। एक एक करके यही सवाल मैं चर्चा में आगे बढ़ाऊंगी। आपके सामने इन सवालों को रख देती हूं। पहला अहम सवाल ये, क्या कोरोना से लड़ने में सरकारी तंत्र फेल रहा? दूसरा अहम सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्या लॉकडाउन को लागू करने के लिए तंत्र तैयार ही नहीं था? तीसरा बड़ा सवाल, क्या सिस्टम ने बार बार नियम जो बदले उसी ने पूरा कंफ्यूजन खड़ा कर दिया? क्या सिस्टम भयावह स्थितियों के लिए तैयार है? ये वो सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज की ये चर्चा होगी। मुझे लगता है सबसे पहले हमें सैयद शाहनवाज हुसैन साहब का रुख करना चाहिए और उनसे समझना चाहिए। सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, आपका टेक क्या है? कोरोना काल में क्या सिस्टम, सरकारी तंत्र फेल रहा? देखिए, कोरोना का खतरा पूरे दुनिया पर था, लेकिन भारत की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरह कोरोना से लड़ने में पहल दिखाई, जिस तरह से लॉकडाउन किया, अगर सही वक्त पर लॉकडाउन न किया होता तो आज हमारे देश के
अंदर कोरोना की तादाद, पीड़ित की तादाद बहुत बड़ी होती। ये सही है कि बहुत जल्दबाजी में वो फैसला लेना पड़ा। अगर हम थोड़ा भी वक्त ले लेते तो ये और ज्यादा फैल जाता, स्पेन, इटली और अमेरिका जैसा हो जाता। कठिनाई जरूर हुई है, मैं मानता हूं कि पहला जो कोरोना काल था हम समझ रहे थे कि हम 21 दिन में कोरोना को हरा देंगे, लेकिन कुछ गलतियां हुई जिसके वजह से वो और ज्यादा बढ़ा। और लॉकडाउन राज्यों ने और केंद्र ने अलग अलग उसको बढ़ाने का भी काम किया, कई राज्यों ने उसमें पहल करने का भी काम किया। लेकिन इस बात पर देश एकमत है कि अगर लॉकडाउन सही समय पे न किया होता तो आज ये तादाद, आज मैं एक नीति आयोग के सदस्य मिस्टर पाल का रिपोर्ट देख रहा था, ये 34 से 40 लाख से ज्यादा पीड़ित हो जाते अभी तक। सर, आप कह रहे हैं देश एकमत है, आप कह रहे हैं देश एकमत है। कांग्रेस के नेता तो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है ना, जरा उनका टेक ले लेते हैं, जान लेते हैं उनसे। अभय जी आइए और बताइए, कोरोना काल में क्या सिस्टम फेल या पास? देखिए, सही मायने में ये कहना शाहनवाज हुसैन जी का कि हमने जल्दी लॉकडाउन किया और वो अवेयर थे, जबकि 12 मार्च को WHO ने ये पेंडेमिक है इसका डिक्लेरेशन कर दिया था। मोदी सरकार लगी रही कि मध्य प्रदेश की सरकार जब तक भिरा न ले तब तक वो लॉकडाउन घोषित नहीं करे। आप देखिए कि इन्हीं के केंद्रीय मंत्रियों ने लगातार आग्रह किया कि प्रधानमंत्री जी लोकसभा को स्थगित कीजिए, बहुत बुरी परिस्थितियां होगी। हमने तो लोकसभा में वो दृश्य भी देखे कि मास्क लगाए हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं और उन्हें कहा जाता है कि अगली बार मास्क लगा के मत आइएगा। गलती कहां की वो समझ लीजिए। इनको कंटेन करना था वायरस को, ये सिर्फ पीपल ऑफ इंडिया लोगों को कंटेन करने की कोशिश करते रहे। इनको पैकेज घोषित करना था बूस्ट करने के लिए, डिमांड साइड को, ये सप्लाई साइड को बूस्ट करने के लिए लगे रहे। इनको सोचना था कि इसका नेचर फेडरल है, इस लॉकडाउन का ये सेंट्रल नेचर के लॉकडाउन को इंप्लीमेंट करते रहे। राज्य लगातार कहते रहे प्रधानमंत्री जी जो जोन आप डिसाइड कर रहे हैं उनको रिव्यू कीजिए, अन्यथा हमको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। हम कहते रहे कि प्रधानमंत्री जी 28 मार्च को पहली बार पूरे देश ने दृश्य देखे, मजदूर सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तब से हमने कहा, हम इसलिए कह रहे थे कि उस दिन सिर्फ 618 केसेस हिंदुस्तान में थे, तो ये संक्रमण इतना नहीं फैला था। हम मजदूरों की समस्या का निदान कर सकते हैं। मैं एक एक करके इन मुद्दों पर आऊंगी। सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, मेरा सवाल सुनिए प्लीज। सर, आप जिस लॉकडाउन के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, मुझे लगता है सबसे पहले हमें यह चर्चा कर लेनी चाहिए कि क्या उसी लॉकडाउन को लागू करने में सरकार चूक गई और फिर आनन फानन में 4 घंटे के नोटिस पर आपने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। 30 जनवरी हिंदुस्तान में पहला कोरोना का मरीज सामने आ चुका था और लॉकडाउन का ऐलान आप 25 मार्च से करते हैं सर, और फिर यहां बैठकर आप पीठ भी थपथपाते हैं कि देखो कितनी जल्दी हमने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। देखिए, जहां जहां कोरोना का पहला केस आया उसके मुकाबले में भारत ने सही समय पे किया। कांग्रेस कंफ्यूज पूरी तरह है। एक तरफ कह रही है लॉकडाउन क्यों किया, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि इसको पहले क्यों नहीं किया, और उसमें वो पार्लियामेंट और मध्य प्रदेश की सरकार का दर्द लेकर आ जाते हैं। अरे, राजनीति का जो दर्द है वो अलग बयान कीजिए, लेकिन कोरोना पर सही समय पे लॉकडाउन हुआ, ये सही है कि सर मुझे राजनीति के दर्द को आज किनारे रखना है। मैं आम आदमी के दर्द का यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ। ठीक है, मैं आप दोनों से जरा सा आगे बढ़ते हुए एक और नजरिया दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ, और इसीलिए उमेश सहगल जी आज की इस चर्चा में मेरे साथ मौजूद हैं। उमेश सहगल जी, मैं यहाँ पर टाइमिंग को लेकर बात कर रही हूँ सर लॉकडाउन की, और वो मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि 30 जनवरी हिंदुस्तान में पहला कोरोना का केस सामने आ चुका था। सर 15 अप्रैल से लेकर 23 मार्च तक अगर आप देखा जाए तो इस देश के अंदर विदेश से आने वाले 78 लाख लोग, सरकार पीठ थपथपाती है कि साहब हम तो स्क्रीनिंग कर रहे थे, लेकिन स्क्रीनिंग तो सिर्फ 15 लाख लोगों की हुई, और उनमें भी स्क्रीनिंग कैसे हुई वो चेहरा कनिका कपूर का पूरे देश ने देखा। ऐसे में क्या आपको लगता है कि चूक रही, कोताही रही, इस सिस्टम ने कैसे देशवासियों को फेल किया? सर मैं बस ये समझना चाह रही हूं उमेश जी। देखिए, चूक रही या नहीं रही ये तो एक बाद में इंक्वायरी हो, इसमें इन्वेस्टिगेशन हो तो उसका पता चलेगा। पॉइंट ये है कि हमारे जो अभी भी केसेस हैं, हमारी आबादी को लेते हुए और हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उसको लेते हुए बाकी एडवांस कंट्रीज से बहुत कम है। और
उससे भी अच्छा जो हमारे यहाँ ये है कि इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी होते हुए भी, हालांकि बड़ी खुशी की बात नहीं है, मगर डेथ रेट जो है वर्ल्ड का लोएस्ट डेथ रेट है हमारा केसेस को लेते हुए, और टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ ज़ीरो थी। ये एक नई चीज़ आई है, इसको किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि ऐसा पेंडेमिक आ जाएगा। अब इबोला वगैरह बाकी देशों में आ चुके थे, इसलिए उनको फिर भी थोड़ा सा आइडिया था कि इस टाइप का एपिडेमिक आ सकता है। हमारे देश में तो ये पहली दफ़ा आया, एशियन फ्लू भी नहीं था, इबोला भी नहीं था, जो भी इस टाइप के पहले थे हिंदुस्तान में नहीं थे। तो हिंदुस्तान ने इतना ग्रेट काम किया है कि अभी तक हमारी 1,00,000-1,25,000 से केसेस बढ़े नहीं हैं, और अगर बढ़े भी हैं तो उसके से सिर्फ 4-5% आदमियों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। उमेश सहगल साहब, आपने जिस तरीके से कह दिया कि साहब ग्रेट काम किया है, आपने जिस तरीके से कहा ग्रेट काम किया है, मतलब आप तो इस सिस्टम को फुल मार्क्स दे रहे हैं सर। मैं जरा सा ए के जैन साहब का भी टेक ले लूं, उसके बाद में चर्चा आगे बढ़ाती हूं। ए के जैन साहब, आपको भी लगता है कि साहब ग्रेट काम किया है जिस तरीके से सहगल साहब कह रहे हैं, यहाँ पर सिस्टम पास पूरी तरीके से, या कुछ सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए इस सिस्टम से? जैन जी, मेरी आवाज मिल रही है सर? मुझे लगता है एके जैन साहब से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे मन में जो सवाल है, अभय दुबे जी आ रही हूं मैं आपके पास। मुझे लगता है फिर से आना चाहिए यहां पर सैयद शाहनवाज हुसैन साहब को। शाहनवाज हुसैन साहब, मीलों पैदल चलकर भूखे प्यासे जाते मजदूर, ये हमारा सिस्टम, इसको आप फुल मार्क्स देंगे सर? कोरोना जो है वो शहरों से गांवों में पहुंच गया है, इसे फुल मार्क्स देंगे सर आप? ये क्या सिस्टम की नाकामियों में नहीं गिना जाएगा? 4 घंटे के नोटिस पर $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी को शट डाउन कर दिया जाता है सर, ये फुल मार्क्स दिए जाएंगे सर सिस्टम को? देखिए, एक बात पर आलोचना करना, निंदा करना, ये जिनका काम है वो करेंगे, लेकिन देश के अंदर दुनिया के मुकाबले में अगर आप तुलना करेंगे और भारत से उसकी तुलना करेंगे तो आप यह मानेंगे कि हम ये नहीं कह रहे, WHO कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है कि 135 करोड़ की आबादी का देश जिस तरह कोरोना से लड़ा है, जबकि हम विकसित देश नहीं, विकासशील देश होते हुए भी जिस तरह हम लड़े हैं, इसकी दुनिया में इंडियन मॉडल की प्रशंसा हो रही है। दूसरा जो पक्ष है कि जो मजदूर हैं, जो प्रवासी हैं, जो कुछ पैदल चले, जिनको परेशानी हुई, ये एक पक्ष आप रमाना जी रख सकती, लेकिन कोरोना से लड़ाई में जिस तरह भारत ने उस लड़ाई की आगाज करके उसको करीब अंजाम तक पहुंचाया, इस पर किसी को मतभेद नहीं होना चाहिए। सर अंजाम तक कहां पहुंचा? सर 1.25 लाख कोरोना के मरीज इस समय देश में हैं, आप ये कह रहे हैं कि अंजाम तक लड़ाई पहुंच गई है? 40 लाख से ज्यादा होता अगर नरेंद्र मोदी जी की वो शख्सियत न होती, वो सोच न होती, सही वक्त पर निर्णय करने की सर आप कह रहे हैं 40 लाख तक होता। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें बताया गया 20 लाख कोरोना के मरीज होते, 54,000 की मौत हो जाती। लेकिन हम कैसे भूल जाए सर, ऐसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब लॉकडाउन के 30 दिन हुए थे, सुन लीजिए 24 अप्रैल, तब तो ये कहा गया था कि 16 मई को कोरोना के केसेस जो हैं वो बिल्कुल 0 पर पहुंच जाएंगे। ग्राफ को बिल्कुल यू टर्न लेते हुए दिखा दिया गया था सर, जिसके लिए माफी भी मांग ली गई है अब 1 महीने के बाद। तो सर यहाँ तो देखिए ना, आप कभी भी कुछ भी कह दिया जाता है, फिर आकर माफी भी मांग ली जाती है, तो क्या माने देश? आप इसको सिस्टम पास होना कहते हैं सर? मैं कह रहा हूं रमाना जी, आप भी सहमत होंगी, आपको सवाल पूछना जायज है आपका, लेकिन लॉकडाउन को जिस सख्ती से किया गया उसमें परेशानियां आई, इसमें मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, वो मजदूरों का दर्द उसमें जुड़ा, लेकिन बहुत लोगों की जान जिंदगी बचाने में हम सक्षम रहे। हम स्पेन और इटली नहीं बनने दिया। क्या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये बोलेंगे? पंजाब ने, राजस्थान ने भी लॉकडाउन किया और कई बार तो केंद्र से पहले भी किया, तो उनकी आलोचना करेंगे क्या? सर पंजाब, महाराष्ट्र हमारा, हिंदुस्तान हमारा, पूरे हिंदुस्तान की बात कीजिए सर। आज देश को पंजाब में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, राजस्थान में प्लीज मत बांटिए। इन टोटालिटी बात करते हैं सर, इन टोटालिटी बात करते हैं। आइए अभय जी, आइए अभय जी, आइए जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं आती हूँ दोबारा। लॉकडाउन की आलोचना कर रहे हैं, इस सरकार के साथ यही परेशानी है। एक मजदूर से इस सरकार को, शाहनवाज जी सुन लीजिए, अब आप इनक्रोच मत कीजिए, शाहनवाज जी सुन लीजिए। देखिए, मैंने पहला ही शब्द ये प्रयुक्त किया था कि केंद्र की सरकार को चाहिए था कि कोरोना वायरस को कंटेन करें। राहुल गांधी जी तो पहले दिन से कह रहे थे कि लॉकडाउन का
आप जब ही अर्थ निकलेगा, जब ही महत्व होगा कि जब हम कोरोना वायरस को कंटेन कर पाए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराएं। महाफेल हुए। आप देखिए पिछले 24 घंटों में पूरे देश में 6ठे नंबर पर हिंदुस्तान आ गया, जिसके सबसे ज्यादा केस आए। 4थे नंबर पर आ गया, जहां सबसे ज्यादा मृत्यु हिंदुस्तान में होने लगी है। ये क्या सिम्टम्स हैं, इसको समझिए। WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन क्या कहती है वो सुनिए। वो कहती है कि आप अगर ये कहते हो कि हमारे इतने ग्रीन जोन या इतने जिलों में कोरोना वायरस नहीं हुआ है, तो उसका अर्थ ये लगाया जाना चाहिए कि आपने वहां टेस्टिंग नहीं की। शाहनवाज जी, बहुत खतरनाक जो सिम्टम्स सामने आ रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के हैं, वो उनको लक्षण भी नहीं होते, और वो हमारी वनरेबल पॉपुलेशन जो है, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको संक्रमित कर देंगे। ये बड़ा खतरा है। इसलिए पहले दिन से हम कह रहे थे कि आप टेस्ट कराइए। आपने रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के लिए किट मंगवाए, जो 30 मार्च को ऑर्डर किया था, 4 अप्रैल को ICMR ने गाइडलाइन जारी की, वो आए और सारे के सारे फर्जी निकले। उसके बाद आपने उसकी बात करना ही बंद कर दिया, उस पर चर्चा करना बंद कर दिया। आप जो बात रख रहे हैं मैं उसका जवाब शाहनवाज हुसैन साहब से लेती हूँ। शाहनवाज हुसैन साहब, लेकिन मैं एक बात यहाँ पर उठाना चाहती हूँ सर। भाई देश ये जानना चाहता है कि इस कोरोना से लड़ाई में आपने नियम बनाए और फिर नियम बदल दिए, ऐसा क्यों सर? बार बार सरकार कुछ नियम बनाती थी, फिर उस नियम को बदल देती थी। एक नियम ही नहीं बन पाया सर। ये महामारी है, ये आप खुद कहते हैं। WHO इसकी घोषणा करता है, और आप कभी कहते हैं, खुद प्रधानमंत्री देश के सामने आकर कहते हैं जो जहां है वहीं रहेगा, और उसी की धज्जियां कौन उड़ा देता है? आप ही की पार्टी की। क्योंकि कुछ देर पहले आप पंजाब और महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे थे, तो चलिए मैं उत्तर प्रदेश आपको याद दिला देती हूं। सबसे पहले इस देश में अपने छात्रों को, अपने मजदूरों को बुलाने के लिए किसने उस लॉकडाउन में जो जहां है वहीं रहेगा वाले नियम का उल्लंघन किया और अपने यहाँ के लोगों को वापस लेकर आया सर? आप लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया सर सिस्टम का। शहर से आपने कोरोना को गांव में पहुंचा दिया। रास्ता किसने दिखाया? देखिए, कोरोना को लड़ने में जिस क्षमता से भारत ने पहल की, और भारत के प्रधानमंत्री ने सारे मुख्यमंत्रियों से बातचीत करके, एक निर्णय करके, मीटिंग करके, और ये भी कहा कोई भी मुख्यमंत्री मुझे 24 घंटे में कभी भी फोन कर सकते हैं, आम सहमति के साथ इस लॉकडाउन को बढ़ाने का काम किया। मकसद जो मजदूरों का था, जहां तक कोटा के बच्चों का कहा, आपने बोला वो 10वीं के पास वो बच्चे जाते हैं 10वीं पास के बाद, और उन बच्चों को अकेले बड़ी मुश्किल से, जब सब कुछ बंद था, तब ये सहमति बनी कि उनको लाया जाए, और हर जगह लाया गया। सहमति नहीं, ये तो मनमानी थी ना। सहमति बनती तो नीतीश कुमार भी बुला लेते अपने आके बच्चों को, लेकिन नीतीश कुमार ने तो स्टैंड लिया ना कि साहब, जब प्रधानमंत्री देश का कह रहा है कि जो जहां है वहीं रहेगा, जो जहां है वहीं रहेगा, आप लोगों ने तो जिसका जो बनाया उसने मजाक बनाकर रख दिया। जिसकी जहां चली उसने अपनी तानाशाही दिखा दी। हम ठीक है अपने यहाँ के राज्यों के बच्चों को बुला लेंगे, हम अपने यहाँ के मजदूरों को बुला लेंगे, फिर मतलब क्या बचा इस लॉकडाउन का? सिर्फ गरीब मजदूर पर अत्याचार, और कोई फायदा नहीं इस लॉकडाउन का। बारे में बताया, जहाँ पे वन राशन कार्ड, वन नेशन किया, उसके अलावा जो SDRF से उनके रहने का इंतजाम किया। आपको ये भी बता दूं कि ये भी सरकार ने तय किया कि जो मजदूर अपने राज्य लौटेंगे उनको क्वारंटाइन करके उनको जो 3 वक्त का भोजन दिया जाएगा, उसका इंतजाम भी केंद्र के जरिए किया जाएगा। वो सारे इंतजाम में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। लेकिन अपना यहाँ पर मैंने कहा कम तादाद, लेकिन कांग्रेस की दिक्कत ये है, कांग्रेस ने आलोचना के अलावा आ रही हूँ आपके पास। अभी जी 1 मिनट, मुझे लगता है उमेश जी को आना चाहिए इस डिबेट के अंदर। उमेश जी, शाहनवाज हुसैन ने अभी बहुत सारी बिंदु गिनाए, उन्होंने यहाँ पर वन नेशन वन राशन कार्ड की भी बात कर दी। सर मैं यही कह रही हूँ कि पूरे देश में समस्या एक, तो क्या समाधान भी एक नहीं होना चाहिए था? अगर प्रधानमंत्री ने कह दिया कि जो जहां है वहीं रहे, लॉकडाउन का पालन करो, तो क्यों कुछ राज्य सरकारों ने आगे बढ़कर बसें चलवा दी सर कि हम तो अपने यहाँ के लोगों को लेकर आएंगे जी, बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं? फिर उस लॉकडाउन का मतलब ही क्या? और ये भी इनिशियली, ये भी लॉकडाउन 1 में सर, ये भी लॉकडाउन 1 में, मैं तब की बात बता रही हूँ आपको। ये नियम, कायदे, कानून इतने बदले, ये सिस्टम ने घुमा दिया क्या आम आदमी को? उमेश जी देखिए, नियम कानून ये कोई बना नहीं सकता है कि इंडिविजुअल बिहेवियर क्या होगा। इस देश में जितना बड़े शहर हैं, बड़े शहरों में बहुत सारे लोग बाहर से काम करने आते हैं। आप ये याद रखिए कि वो एग्रीकल्चर का सीज़न था, एग्रीकल्चर की हार्वेस्टिंग का सीज़न था। हार्वेस्टिंग के सीज़न में ज़्यादातर ये लोग वापस चले जाते हैं, जबकि अपने गाँव में अपनी हार्वेस्टिंग की मदद करते हैं। उस समय ये कोरोना वायरस आ गया और उसमें लॉकडाउन लगा दिया गया।
तो उसके बावजूद कितना भारी क्रेडिट है हमारे लोगों को, कि गांव के लोगों को खासकर और सरकारों को भी कुछ हद तक, कि उसके बावजूद हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है रिकॉर्ड हुई है, जो हमारी फूड प्रोडक्शन है रिकॉर्ड हुई है। सारी दुनिया में फूड की शॉर्टेज की प्रॉब्लम आ गई है, हमारे देश में हमने डबल कर दिया राशन, हमारे गोडाउन भरे पड़े हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी पब्लिक की, हमारे लोगों की। अब वही लोग बेचारे कुछ फंसे हुए हैं शहरों में, शहरों में जब भी आते हैं। लेकिन अभय दुबे जी, सवाल मैं ये कह रही हूँ कि जो अभी उमेश सहगल जी ने कहा ना कि इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में कोई कुछ बता नहीं सकता है। सर, यहाँ तो एसी कमरों में बैठकर उसी इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में पूरी की पूरी कहानियां लिख दी गई कि साहब लॉकडाउन रहेगा, आप घर से बाहर निकलोगे कि नहीं, जो जहां है वो वहीं रहेगा। आपने सोचा एसी कमरे में बैठकर कि ऐसा ही होगा, और हुआ क्या? वो हमने 28 मार्च से ही देख लिया सर। चाहे दिल्ली का आनंद विहार बस अड्डा हो, वहां पर मजदूरों का हुजूम निकला, चाहे गुजरात का सूरत हो, महाराष्ट्र का बांद्रा हो, हर जगह हमने सड़कों पर मजदूर को देखा वापस जाने के लिए अपने घर बिलबिलाते हुए। सर रोमाना जी, देखिए, न सिर्फ देखा, बर्बरता से पिटाई होते हुए भी देखा, पैरों में छाले भी देखे, पेट में फूंक भी देखी। और मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहता हूं। ये जो प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का बता रहे हैं, पिछली बार बहुत अच्छा हुआ, इस बार रबी की फसल की जानकारी नहीं है क्या हुआ। 25 मार्च से जो प्रिक्योरमेंट सरकार को करना था वो 15 अप्रैल के बाद से प्रारंभ हुआ, और अभी भी पिछले साल की तुलना में 60% प्रिक्योरमेंट हुआ है। और प्रिक्योरमेंट होता है सिर्फ 25%, वो भी धान और गेहूं का, बाकी की फसलों का नहीं। और ये जो है 75% बाजार के भरोसे है। आज किसानों के पास बाजार नहीं है, समझ लीजिए, बहुत बड़ी परेशानी में है। जो अच्छा समय था मजदूरों को घर वापस भेजने का, पहला लॉकडाउन नंबर 1 25 मार्च 618 केस, लॉकडाउन 2 14 अप्रैल 10,363 केस, लॉकडाउन 3 मई 28,070 केस, लॉकडाउन 4 1 लाख से अधिक केस। तो अच्छा होता कि शुरू के दौर में जब संक्रमण नहीं फैला था, मजदूर भाइयों का विश्वास भी बना रहता। अब उनका विश्वास उठ गया। जितनी सुविधाएं इन्होंने शाहनवाज जी ने गिनाई, राहुल गांधी जी को मजदूरों ने कहा कि हमारे पेट में तो भूख ही है, राशन नहीं पहुंचा, हमारे पैसे नहीं पहुंचे। मैं जवाब लेती हूँ सर। शाहनवाज हुसैन साहब, देखिए, बड़ा छोटा सा सवाल है सर। पलायन की प्लानिंग फेल हो गई सर आप लोगों की? रोमाना जी, देश दुनिया के मुकाबले में कोरोना से लड़ने में पास हो गया है। पहली बात तो ये भी आप, ये सही है, 1.25 लाख केसेस हैं इस समय देश में। नहीं, अरे रोमाना जी, दुनिया देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी जो कोरोना से मरीजों के ठीक होने की तादाद 41% हुई, मैं बता देता हूँ। कोरोना में मृतक की संख्या जो 3.13 कोरोना जो है वो शहर से गांव में पहुंच गया है, आप पास हो जाइए। मैंने छोटा सा सवाल पूछा, आंकड़ा दे रहा हूँ, मैंने छोटा सा सवाल पूछा, आंकड़े मत दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए शाहनवाज हुसैन साहब। पलायन की कोई प्लानिंग की ही नहीं थी आपने, पलायन की कोई प्लानिंग की ही नहीं थी आपने इस देश के गरीब मजदूर के बारे में सोचा ही नहीं था लॉकडाउन करते हुए। आपने ध्यान ही नहीं दिया था इस देश के गरीब मजदूर की परेशानी पर जो इस लॉकडाउन में आ सकती है। आपकी नजर में गरीब मजदूर आया ही नहीं देश का, आपने लॉकडाउन कर दिया। देखिए, हमने हर भारतीय की फिक्र की। हमने पहले दिन ही कहा कि जो मजदूर भी हैं उनको पूरी केयर किया जाए, तनख्वाह दिया जाए। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा कि हर बीजेपी का वर्कर 5 लोगों को खाना खिलाए, फिर खाना खाए। हमने अब पार्टी के तौर पर भी काम किया, सरकार के तौर पर भी 1 नेशन 1 राशन किया, उनको उनके अकाउंट में भी पैसे डालने का काम किया, जो लोग राज्यों की तरफ से भी पैसे डाले गए, और हमने इसकी पूरी चिंता की। ये जब लॉकडाउन बढ़ा, मजदूरों का संयम टूटा, जब वो आए, जब वो रोड पर चलने लगे, तब आपने प्रोग्राम किया, कहा मजदूर पैदल चल रहे हैं, तब बसें लगाई गई। अब जब उनको घर पहुंचाया गया, वहां पर भी क्वारंटाइन, आपने कुछ सोचा ही नहीं था कि आगे क्या हो सकता है। आपके पास जो पूरी एक्सपर्ट्स की टीम रहती है, उसने आपको ये बताया नहीं कि साहब 21 दिन से कुछ नहीं होगा। अगर आपको चेन तोड़नी है तो कम से कम 40 दिन तो लॉकडाउन रखना होगा। मतलब आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी, आप खुद ये मान रहे हैं ना। बहुत अच्छा हुआ आपने खुद माना कि कोई प्लानिंग नहीं थी। बहुत अच्छा हुआ आप मान रहे हैं इस बात को कि आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी। जबरदस्ती मनवा रही है, कैसे मान लूंगा? आपने खुद ही कहा, अभी आपने खुद ही कहा कि 21 दिन सोचा था, फिर मजदूरों का संयम टूटने लगा, लॉकडाउन बढ़ाना पड़ा। मतलब आपको कुछ पता नहीं था ना। जैसे जैसे हालात
आप बने, आप लोग उन हालात में बहते चले गए। तो पूरी उम्मीद आपको थी कुछ होश कि नहीं हम था, हो क्या रहा है इस देश में। 21 दिन में कोरोना को पराजित करेंगे, और अभी भी कोरोना से जिस मजबूती से भारत ने लड़ाई लड़ी, एक शब्द रोमाना जी इसके लिए आपको कहना चाहिए, दुनिया के मुकाबले में भारत की लड़ाई सबसे मजबूत लड़ाई है। कठिनाई हुई है, ये जो कष्ट मिला है इसको सहेंगे, लेकिन कोरोना को पराजित करेंगे, यही धैर्य सरकार का था, उसी पर काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का काम देखूंगी, सिर्फ पहले मैं आलोचना अपना घर है। देखूंगी सर, पहले मैं अपना देश तो देखूंगी। मुझे दुनिया कोरोना से मतलब नहीं है सर, मुझे पहले अपने घर से मतलब है, अपने देश से मतलब है सर। और मैं सवाल आपसे पूछूंगी उस गरीब मजदूर को लेकर जो नंगे पांव, भूखे पेट, तपती हुई सड़क पर नंगे पांव चल रहा है सर, उसके पैर में छाले पड़ चुके हैं। मुझे नहीं पता आपको वो दिख रहे हैं या नहीं। आप अमेरिका देखो सर, आप इटली देखो, आप स्पेन देखो, आप हिंदुस्तान मत देखो बस। आप इटली देख रहे हैं, आप अमेरिका देख रहे हैं सर, आप स्पेन देख रहे हैं, लेकिन भारत में जो हो रहा है वो आप नहीं देख रहे हैं। आइए अभय जी। और जो भारत में जो लोग गए हैं, जो भारत में भी शाहनवाज जी सुनिए, खर्चा केंद्र सरकार उठा रही है। रोमाना जी जो देख रहा है ना इन मजदूरों का दर्द, कोरोना की लड़ाई को हराना, उनको भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है? भारतीय जनता पार्टी जो दर्द देखते हैं उनको इनकी निर्मला सीतारमण जी कहते हैं कि ये मजदूरों का समय बर्बाद कर रहे हैं। अरे आपने मजदूरों का भाग्य और भविष्य बर्बाद कर दिया निर्मला सीतारमण जी। आपके नकवी साहब कहते हैं कि पाखंड कर रहे हैं। अरे जिसने पाप किया है वो हमको पाखंडी बता रहा है। 1200 किलोमीटर बिटिया अपने पिताजी को, बीमार पिताजी को लेकर साइकिल पर चल रही है, दोनों पैरों से अपाहिज। अब आदमी अपनी बच्ची को लेकर 1000 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, ये दर्द दिखाई नहीं देता। और आप कहते हैं कि हमने लाभ ले लिया, हम पास हो गए। अरे मेरा एक सवाल है अभय जी से, मेरा एक सवाल है अभय जी से। अभय जी क्या आपको लगता है इस समय में बेहतर ये होता, क्योंकि समस्या एक है कोरोना की, ये कोरोना काल है, सारी पावर केंद्र को दे देनी चाहिए थी और सारे फैसले केंद्र ही लेता, यही बेहतर होता सर। ये जो खुद बार बार केंद्र की तरफ से राज्यों को ज्यादा शक्तियां दे दी गई हैं, राज्यों को ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं कि आप अपने यहाँ अपने हिसाब से नियम कायदे बना लो, इस वजह से आपको नहीं लगता है ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, जो काम केंद्र को करना चाहिए था वो नहीं किया और सिर्फ आरोप राज्यों पर मढ़ना प्रारंभ किया। मैं पहले दिन से कह रहा था कि इंटर स्टेट माइग्रेशन संविधान ने केंद्र को अधिकार दिया है, प्रधानमंत्री जी फैसिलिटेट कीजिए। अगर वो महाराष्ट्र से निकलकर मध्य प्रदेश में आ रहा है तो उसकी पुलिस मजदूर को घुसने नहीं दे रही है, उत्तर प्रदेश में नहीं घुसने दे रही है, एक आदेश जारी करना था, वो जारी नहीं किया। सोनिया जी ने जब कहा कि मजदूरों को हम ट्रेन से भेजते हैं, तब केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं हम खर्च वहन करेंगे, तब भी देश ने देखा कि टिकट के पैसे मजदूर कह रहे हैं हमसे वसूले गए। प्रियंका गांधी जी कहती है जब हृदय विदारक दृश्य देखकर कि 1000 बसें उत्तर प्रदेश को हम देते हैं तो कितनी घृणित राजनीति करने लगते हैं। योगी जी को जरा भी दर्द नहीं महसूस हुआ। मजदूरों के लिए बसें देती है और कोटा के बसों के लिए राजस्थान सरकार जो बिल देती है उसकी भी तो फिर बात होगी ना। नहीं रोमाना जी बिल्कुल झूठ, ये सरासर झूठ है। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मैं दर्शकों को ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, उसके बाद में चर्चा बढ़ाऊंगी आप लोगों के साथ। देखिए, रेलवे ने कोरोना से लड़ाई में अपनी तैयारी में फिर से बदलाव किया है। रेलवे बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 5000 कोच को कोविड केयर सेंटर के तौर पर बनाया गया था, लेकिन इनमें से 50% कोच को श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन में अब इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी इस समय की। 5000 कोच को कोविड केयर सेंटर के तौर पर बनाया गया था और इनमें से अब 50% कोच को श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन में इस्तेमाल किया जा रहा है। लीजिए, शाहनवाज हुसैन साहब तैयारी की थी 5000 कोच की, उन्हीं में से 50% अब ले जा रहे हैं श्रमिक एक्सप्रेस में चलाने के लिए। ये तो कोरोना की तैयारी आप लोगों ने की है, यही मैं कह रही हूँ। बार बार नियम बनाते हैं, बार बार नियम बदलते हैं, इतना कंफ्यूजन क्यों है सर? रोमाना जी उन्होंने सुन लीजिए ना, आप अपनी बारी में बोलिए, आपकी बारी पे आऊंगी। आइए शाहनवाज हुसैन साहब। पहली बात तो ये है कि अभय जी ने जो बातें कही, 2 इकोनॉमिस्ट से राहुल जी की बात, एक बार मजदूरों के साथ सेल्फी, उसके अलावा प्रियंका जी का बस का एक चिट्ठी लिखना और सोनिया जी का पत्र, इसके अलावा कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है। ये खाना खाया, घर में बैठे और कुछ नहीं किया इन्होंने, बस काम हम लोगों ने किया है फील्ड में उतर के। दूसरी बात जो आपने रोमाना जी आपने कहा कि ये तैयारी का, रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली, लेकिन हमने जितना प्रेडिक्शन था कोरोना के मरीजों के बारे में, हमने कोरोना को जिस ताकत से लड़ाई लड़ी है उसके वजह से जो कोचेज हमारे अभी फ्री हैं, जो उसके लिए हैं वो हैं, पर्याप्त हैं।
जो बाकी कोचेज हैं वो मजदूरों के लिए लगा रहे हैं। यही रेलवे ने किया है। रेलवे ने यही तो कहा है, अगर पूरी प्रेस आप उनकी देखेंगे तो उसमें कुछ ट्रेनों चलाने की बात कही गई है। तो कोरोना में अगर भारत ने इतनी एडवांस तैयारी कर रखी है कि हम अन्य देशों से बहुत आगे हैं। हमने तो पूरी दुनिया में दवा भेजने का काम किया और कोरोना की लड़ाई में जिस तरह भारत ने सक्षमता दिखाई है उसकी तारीफ कांग्रेस के अलावा पूरी दुनिया ने की है। कांग्रेस पार्टी का तो काम है आलोचना करना, एक ट्वीट कर देना, एक फोटो खिंचवा लेना, एक पत्र लिख देना और दो इकोनॉमिस्ट से बातचीत कर लेना, बस। अभय जी आप जवाब दे दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं उमेश जी के पास ये सवाल लेकर जाना चाहती हूँ। उमेश जी, अभी तो जून जुलाई में कहा जा रहा है कि साहब ये कर्व और ज्यादा आगे बढ़ेगा और ज्यादा मरीजों की संख्या बढ़ेगी। ऐसे में ये रेलवे वाली एक तो खबर आ गई है कि साहब वो जो 5000 डेडिकेटेड कोविड केयर के लिए कोच बनाए थे उन्हीं में से 50% श्रमिक एक्सप्रेस के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। सर ये सिस्टम आगे जब स्थिति और भयावह होगी उससे कैसे लड़ेगा? देखिए ऐसा है कि जिस तरह टेस्टिंग बढ़ रही है, अभी 1 लाख टेस्ट हो रहे हैं रोज, तो आप देखिए 3000 के वजह 6000 5000 केसेस हो गए हैं। जब 2 लाख टेस्ट करेंगे जो कि प्रॉमिस किया हमारी गवर्नमेंट ने, तो आप समझिए 6 नहीं रहेगा, 10-11 हज़ार हो जाएगा। मगर आप 2 चीज़ें और साथ में देखिए कि 6000 अगर कल के आज केस हुए हैं कल, तो 3500 लोग ठीक भी हुए हैं, अस्पतालों से बाहर भी निकले हैं, 3500 गए हैं। और ये जो फिगर है जो कि पहले 10% था बढ़ के 45% हो गया, तो ये बढ़ेगा। तो आप ये मत सोचिए कि केसेस बढ़ते जाएंगे तो आपको ज़्यादा सीटें चाहिए होंगी, लोग ठीक भी होते जाएंगे। उसके अलावा घर में भी बहुत सारी 10%, 15%, 20% पेशेंट घरों में भी क्वारंटीन किए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए अस्पताल या सरकारी अरेंजमेंट करे। तो आप जिस तरह हमारा इंतजाम पहले इनकी कुछ किसी को आइडिया नहीं था, ये पहली दफा कम से कम बिल्कुल पहली बार हुआ, बिल्कुल पूरा देश इसीलिए एक साथ था। लेकिन इन लॉकडाउन में 60 दिन हो जाएंगे अब लॉकडाउन को, इस लॉकडाउन में जिस तरीके से नियम बार बार बदले, सवाल तो उसने खड़ा किया ना सर। अभी आपने क्वारंटीन की बात की, आपने होम क्वारंटीन की बात, मैं आपको देश के 3 राज्यों का एग्जाम्पल दे रही हूँ सर। जम्मू कश्मीर जो अपना कहता है कि 14 दिन का क्वारंटीन, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन जरूरी होगा, कर्नाटक कहता है 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन जरूरी होगा, बाकी 7 दिन होम क्वारंटीन कर लीजिए। कोई और राज्य कहता है नहीं पूरा 14 का 14 होम क्वारंटीन काफी रहेगा। सर ये जिस तरीके से नियम बदले गए, जिस तरीके की छूट किसी को भी दे दी गई अपने हिसाब से नियम बनाने की, क्या बेहतर नहीं होता कि एक समस्या एक समाधान, ज्यादा कंट्रोल केंद्र अपने हाथ में रखता? उमेश जी नहीं, केंद्र के हाथ में तो है कंट्रोल। देखिए सारी गाइडलाइंस जो हैं सब गृह मंत्रालय से जा रही हैं, स्टेट्स के पास कोई हक नहीं है उन गाइडलाइंस के बाहर जाने का। उन गाइडलाइंस के अंदर अगर कोई रेड जोन बनना है तो ये दिल्ली से डिसाइड नहीं हो सकता कि बॉम्बे में किस एरिया को रेड जोन बनाया जाए। वो बॉम्बे के मेयर, बॉम्बे के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं जिलों के, वो डिसाइड करेंगे। मैंने तो क्वारंटीन आपको इतनी सेंट्रलाइजेशन मत कराइए इस देश में। रोमाना जी, राज्य से आ रहा है क्वारंटीन देखिए, जम्मू कश्मीर में अलग नियम होगा, कर्नाटक में अलग नियम होगा क्या? कोरोना का मर्ज तो एक ही है ना, वायरस का डर तो एक ही है ना, फिर अलग अलग नियम क्यों? मुझे लगता है अब जल्दी से क्योंकि कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव में अलग नहीं है। लॉकडाउन से फायदा ज्यादा या मुश्किल ज्यादा? अभय जी फायदा ज्यादा या मुश्किल ज्यादा? अभय जी देखिए बहुत अच्छा फायदा हो सकता था जिसको गवाया गया। उमेश जी ने जो बात कही है मैं उसी पर आता हूं। सारे मुख्यमंत्री यही कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बैठकर रेड जोन डिसाइड मत कीजिए। अमरिंदर सिंह जी ने कहा कि जिसको आपने रेड घोषित कर दिया है वो ग्रीन जोन है मेरे यहाँ, जहां पर बड़ी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी थी। मुझे 3000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का लॉस हुआ और मजदूर मेरे जो वहां गए पलायन करके वो इसी एरिया के थे। तो ये मुझे लगता है शुरू से गलती केंद्र की सरकार ने इसको फेडरली डील करना था, इसको राज्यों को अधिकार संपन्न करके निर्णय लेने देना था, वो नहीं लेने दिया गया, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। शाहनवाज हुसैन साहब, जब राज्यों को इन्वॉल्व करना चाहिए था तब राज्यों को इन्वॉल्व किया नहीं। अब जबकि हाथ से हालात निकल रहे हैं तो राज्यों पर जिम्मेदारी डाल दी है, ठीक रहा एक तरीके से फोड़ रहे हैं क्या राज्यों पर? रोमाना जी आप इस बात की गवाह हैं, एबीपी न्यूज इस बात की गवाह है कि कोरोना पर पूरे मुख्यमंत्रियों को विश्वास में लेकर निर्णय किया गया। रेड जोन के बारे में भी रात में ये लास्ट मीटिंग में कहा अमरिंदर सिंह जी ने, लेकिन कांग्रेस से एक अनुरोध है कि अगर आप संकट में हैं, जो गाइडलाइन है उसमें डाला है तो कोरोना के कंधे पर सवारी बंद कीजिए। कोरोना के नाम पर अपनी सियासी दुकान
चमकाना बंद आप अरे कोई एक इकट्ठे होकर लड़िए, सड़कों पर एकजुट होकर लड़िए। करोड़ों मजदूर हैं, उनसे पूछिए तो सही। जो बात आप कह रहे हैं सर, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला मुझे लगता नहीं अभी थमेगा। समय फिलहाल मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में मेरे साथ बने रहने के लिए। लेकिन देखिए, सवाल तो पूछा जाएगा, क्योंकि जब इस कोरोना काल, संकट काल में, लॉकडाउन के बीच भी गरीब मजदूर पैदल हजारों मील का सफर तय करेगा भूखे पेट, सवाल तो पूछा जाएगा। सवाल तो पूछा जाएगा जब कोरोना शहरों से गांव तक पहुंच जाएगा, तो सवाल तो पूछा जाएगा, और यही सवाल पूछा जाएगा कि सिस्टम फेल हो गया क्या।